बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 7 जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन के अंतर्गत पार्ट 6 लेकर के आए हैं। इसके पहले के पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और अगर इसके पहले के सभी चैप्टर देखना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया हर एक टॉपिक को, तो वो भी प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। आज के पार्ट में ओपेरॉन संकल्पना अर्थात ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, अथवा इसे ही जीन अभिव्यक्ति का नियमन भी कहा जाता है, यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। तो चलिए इसको चित्रों के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखिए, जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका में मान लेते हैं कि ये गुणसूत्र है, जो क्रोमैटिन तंतु होता है यही गुणसूत्र होता है। वास्तव में मान लेते हैं ये कोशिका के अंदर के गुणसूत्र हैं, और हम सभी लोग जानते हैं जैसे ये गुणसूत्र है कोई एक, तो गुणसूत्र के अगर छोटे से भाग को लें तो गुणसूत्र जो होता है डीएनए से मिलकर बना होता है। ये जैसे डीएनए है तो हो जाएगा ये डीएनए, गुणसूत्र डीएनए से मिलकर बना है, और जो डीएनए होता है इस पर मोतियों की माला के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। जीन। तो ये जो जीन हैं कहाँ पाई जा रही हैं? कोशिका में पाई जा रही हैं। यानी मानव का जो पूरा शरीर होता है वो मानव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और कोशिका के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहो चाहे क्रोमोसोम कहो, और गुणसूत्र जो होते हैं इस पर डीएनए होता है और डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो जीन है कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ये कह सकते हैं कि जीन कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि कितने जीन? तो लगभग में 30,000 जीन, लगभग में 30,000 जीन कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। एक कोशिका में लगभग में 30,000 जीन होते हैं, यानी मानव की प्रत्येक कोशिका में 30,000 जीन पाए जाते हैं। इन्हें इसमें अधिकतर सक्रिय और कुछ निष्क्रिय भी होते हैं जो काम नहीं करते हैं। जो अक्सर काम करते रहते हैं वो सक्रिय होते हैं। आपको बता दें कि जो जीन हैं ये सभी जीन, जितने भी ये जीन पाए जाते हैं, ये सभी जीन अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना वर्क करते हैं। या कह लो कि जो जीव का शरीर होता है उस जीव के शरीर में लक्षणों को प्रकट करते हैं, लक्षणों को प्रकट करते हैं। जितने भी जीन हैं हर एक जीन कोई ना कोई लक्षण प्रकट करता है। जैसे कौन सा लक्षण लिया जाए? जैसे आंसू का निकलना, आंसू का निकलना ये जीन के द्वारा होता है। ऐसे ही आंखों का रंग ले लीजिए, आंखों का रंग ये भी जीन के द्वारा होता है। ऐसे ही त्वचा का रंग, ऐसे ही नाखून किस आकार के हों, तो हर एक जो लक्षण है ये एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है। यानी जो जीन है ये लक्षणों को प्रकट करता है। अब ये जीन तो पूरे शरीर में पाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर बना है, और एक कोशिका में 30,000 जीन होते हैं, इसलिए जीन पूरे शरीर में पाए जा रहे हैं। जितनी भी पूरी बॉडी है पूरे शरीर में जीन होते हैं। जिस जगह जिस जीन का काम है वह वहां पर प्रकट होता है। जैसे आंखों से आंसू निकालना है तो ये आंखों में प्रकट होगा आंसू निकालने के लिए, यानी कि जिस जगह पर जिसका जो काम है वो अपने लक्षण को वहां पर प्रकट करता है। अब प्रश्न बनता है कि कौन सा लक्षण किस जगह प्रकट हो, इसका कंट्रोल कौन करता है? यानी कि कौन सा जीन किस जगह सक्रिय हो, किस जगह एक्टिव हो, इसका नियमन कौन करता है, इसका कंट्रोल कौन करता है? मतलब जीन एक्सप्रेशन कौन करता है, या जीन की सक्रियता का नियमन कौन करता है? तो आपको मैंने बताया कि कौन सा जीन किस जगह प्रकट होगा या किस जगह सक्रिय होगा, किस जगह प्रकट होगा या किस जगह सक्रिय होगा, इसका नियमन कौन करेगा? तो इस बारे में किसने बताया? जैकब व मोनॉड ने ओपेरॉन संकल्पना दी, ओपेरॉन संकल्पना दी थी। कहने का मतलब यह है कि जैकब और मोनॉड ने जीन की सक्रियता के नियमन के लिए ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था। जीन की सक्रियता के नियमन के लिए ओपेरॉन कॉन्सेप्ट
प्रस्तुत किया था। अब देखिए ओपेरॉन कॉन्सेप्ट या ओपेरॉन संकल्पना में ओपेरॉन क्या है ये पहले जान लेते हैं कि ओपेरॉन किसे कहते हैं। तो ओपेरॉन पास पास स्थित संरचनात्मक जीनों एवं उनसे संबंधित कंट्रोल जीनों का एक समूह है जो आवश्यक एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करके कोशिका में कोशिकीय उपापचय का आनुवांशिक रूप से नियमन करता है। कहने का मतलब यह है कि जो जीन का समूह होता है, जीन का समूह ही ओपेरॉन है। ओपेरॉन क्या है? जीनों का जो समूह है उसे ही ओपेरॉन कहते हैं। जिनके पास प्रोमोटर हो, जीनों का ऐसा समूह जिनके पास प्रमोटर हो उसे ही क्या कहा जाता है? ओपेरॉन कहा जाता है। ये आसान सी परिभाषा आप बता सकते हैं कि जीनों का ऐसा समूह जिनके पास एक प्रमोटर होता है उसे ही क्या कहा जाता है? ओपेरॉन कहा जाता है। अब जीनों के समूह में देखिए दो प्रकार के जीन होते हैं। एक तो कंट्रोल जीन होता है, और दूसरा होता है संरचनात्मक जीन। एक तो कंट्रोल जीन है, दूसरा संरचनात्मक जीन है। देखिए कंट्रोल जीन जो होता है 3 प्रकार का होता है। कंट्रोल जीन के अंतर्गत कौन कौन से जीन आते हैं? तो रेगुलेटर जीन आता है, रेगुलेटर जीन। दूसरा आएगा प्रमोटर जीन आता है, और तीसरा आता है ऑपरेटर जीन। तो कंट्रोल जीन 3 हो गए, एक तो रेगुलेटर जीन, दूसरा प्रमोटर जीन और तीसरा ऑपरेटर जीन। अब जो संरचनात्मक जीन होते हैं इसके अंतर्गत जीन सिस्ट्रॉन आते हैं, जैसे जेड है, वाई है, ए है, यानी जेड सिस्ट्रॉन, वाई सिस्ट्रॉन और ए सिस्ट्रॉन। वास्तव में जो जेड है ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम को प्रदर्शित करता है। जो वाई है ये जीन किसके द्वारा? ग्लैक्टोज परमेज है, और जो ए है ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ओपेरॉन बराबर रेगुलेटर जीन प्लस प्रमोटर जीन प्लस ऑपरेटर जीन और प्लस ये जीन हो जाएगा और संरचनात्मक जीन। इस तरह से जो ओपेरॉन है वो क्या है? जीनों का समूह हो गया। कौन कौन से जीन? रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और संरचनात्मक जीन। वास्तव में 2 जीन हैं। ये तो कंट्रोल जीन है जिनके अंतर्गत रेगुलेटर यानी कंट्रोल के अंतर्गत रेगुलेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर आता है, ये 3 जीन आते हैं। और जो संरचनात्मक जीन है इसके अंतर्गत सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई और सिस्ट्रॉन ए आते हैं, जिनके 3 एंजाइम मैंने बताया, ग्लैक्टोसिडेज और परमेज और ट्रांस एसिटिलेज। चलिए अब ओपेरॉन मॉडल को समझा देते हैं। ओपेरॉन मॉडल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओपेरॉन मॉडल। तो यहाँ पर हमने एक डीएनए खंड बनाया हुआ है और ये डीएनए खंड ई कोलाई का है। आपको बता दें ये जो डीएनए खंड है, इस डीएनए खंड में यानी ओपेरॉन मॉडल की संरचना में एक तो संरचनात्मक जीन होगा। संरचनात्मक जीन यहां से मान लेते हैं, ये इतना मान लेते हैं कि ये संरचनात्मक जीन है इधर का। और दूसरा मैंने बताया था कि कंट्रोल जीन होते हैं। ये क्या थे? कंट्रोल जीन थे। कंट्रोल जीन 2 प्रकार के जीन मैंने बताए थे, एक तो कंट्रोल जीन, दूसरा संरचनात्मक जीन। अब जो कंट्रोल जीन है, कंट्रोल जीन में यहां पर जैसे प्रमोटर जीन है, ये प्रमोटर जीन हो जाएगा। इधर कंट्रोल जीन में ये इधर आप रेगुलेटर जीन मान सकते हैं, हिंदी में लिख देते हैं रेगुलेटर जीन हो जाएगा। और यहां पर आप मान सकते हैं ऑपरेटर जीन हो जाएगा। तो कंट्रोल जीन 3 हो गए, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और रेगुलेटर जीन। जबकि यहां पर जो संरचनात्मक जीन थे, जो स्ट्रक्चरल जीन थे,
इसमें सिस्ट्रॉन जेड था, सिस्ट्रॉन जेड था, और फिर सिस्ट्रॉन वाई था, कैपिटल वाई लिख दीजिए, और फिर यहां पर सिस्ट्रॉन ए था, सिस्ट्रॉन ए था। इस तरह से इसमें हमने प्रदर्शित कर दिया है। ये है क्या? तो वास्तव में एक डीएनए खंड है। अब देखिए, इसमें जो संरचनात्मक जीन है, जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये डीएनए के उन खंडों को प्रदर्शित करता है। जो संरचनात्मक जीन है, ये डीएनए के उन खंडों को प्रदर्शित करता है जो प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन बनने के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश कोडित करते हैं, संदेश कोडित रहते हैं। यानी कि ये ऐसा डीएनए खंड है या संरचनात्मक जीन वाला जो डीएनए खंड होता है, ये खंड किस चीज को निरूपित करता है? जिस पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश कोडित रहते हैं, इस चीज को संरचनात्मक जीन प्रदर्शित करता है। और आपको बता दें कि इन जीन्स की सहायता से, चाहे सिस्ट्रॉन जेड हो, सिस्ट्रॉन वाई हो, सिस्ट्रॉन ए हो, इन जीन की सहायता से या इन जीन से एमआरएनए का अनुलिपीकरण होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। यानी इन्हीं जीन की सहायता से एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। और अगर इधर ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर जीन को देखा जाए तो ये कंट्रोल जीन के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो कंट्रोल जीन है, ये प्रेरण या फिर दमन द्वारा संरचनात्मक जो जीन है, इनकी सक्रियता का नियमन करता है, क्योंकि इसे कहा गया कंट्रोल जीन। तो प्रेरण के द्वारा या दमन के द्वारा संरचनात्मक जीन का नियमन करता है। और ये जो जीन है, मैंने बताया 3 प्रकार के होते हैं: रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। जो रेगुलेटर जीन है, इसे नियामक जीन भी कहा जाता है, नियामक जीन भी कहते हैं। रेगुलेटर जीन को नियामक जीन भी कहते हैं। और यह एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम संश्लेषित करता है, विशिष्ट एंजाइम बनाता है। जो रेगुलेटर जीन है, विशिष्ट एंजाइम बनाता है और एक रिप्रेसर की भांति कार्य करता है या दमनकारी की भांति कार्य करता है। अगर प्रमोटर जीन की बात की जाएगी तो यह प्रमोटर जीन डीएनए का वह भाग होता है, वह खंड होता है जहां पर एमआरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है या एमआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बंधित होता है। जो प्रमोटर जीन है, इस जगह पर एमआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बंधित होता है या जुड़ता है। और आपको बता दें कि जो संरचनात्मक जीन होते हैं, संरचनात्मक जीनों के अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। यानी कि एमआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, ये ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। अब जो ऑपरेटर जीन है, ऑपरेटर जीन डीएनए का वह भाग होता है या वह खंड होता है जो संरचनात्मक जीन से एमआरएनए के अनुलेखन नियंत्रण करता है या ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। जो ऑपरेटर जीन है, ये क्या करता है? ऑपरेटर का मतलब ये ऑपरेट करना, यानी डीएनए का ऐसा भाग, ऐसा खंड जो संरचनात्मक जीन से एमआरएनए के अनुलेखन को कंट्रोल करता है, एमआरएनए के बनने को कंट्रोल करता है या फिर उसका नियंत्रण करता है। और आपको बता दें कि जो संरचनात्मक जीन है, इसी के निकट स्थित होता है। ऑपरेटर जीन संरचनात्मक जीन के पास में स्थित होता है या इसी की तरफ स्थित होता है। तो ये तीनों इस तरह से कार्य करते हैं और संरचनात्मक जीन इस तरह से कार्य करता है। अब चलिए लैक ओपेरान को समझा देते हैं कि लैक ओपेरान क्या होता है। तो देखिए, लैक ओपेरान तो जैकब एवं मोनार्ड ने पता लगाया था कि ई कोलाई के डीएनए में 3 जीनों का एक समूह लैक्टोज का अपचय करने वाले 3 एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित होता है। जो जैकब और मोनार्ड थे, इन्होंने पता लगाया था कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के डीएनए में 3 जीनों का एक समूह लैक्टोज का अपचय करने वाले 3 एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित होता है। जब पोषण माध्यम में लैक्टोज होता है तो ये जीन सक्रिय होते हैं, और जब पोषण माध्यम में लैक्टोज नहीं होता तो ये जीन निष्क्रिय होते हैं। आपको बता दें, ये जो ओपेरान था, ओपेरान परिकल्पना थी, इसको लैक क्यों कहा गया? क्योंकि लैक फार क्या होता है? लैक्टोज। लैक यानी लैक्टोज, तो लैक्टोज से लैक ओपेरान बन गया।
इसलिए लैक ओपेरान कहा जाने लगा। अब इसमें देखिए जो लैक ओपेरान है, जैसे ये बैक्टीरिया है मान लेते हैं, बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो डीएनए होता है, ये मान लेते हैं पूरा डीएनए है बैक्टीरियल सेल का, तो इसके थोड़े से भाग को कट करके यहाँ पर अगर लंबा करके इस तरह से बनाया जाए, बैक्टीरियल सेल का डीएनए यहाँ बनाया गया है, और इसमें प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन इस तरह से यहाँ लिख दिए जाएं, ऑपरेटर, और फिर इधर संरचनात्मक जीनों में जेड, वाई और ए हो जाएगा, ये संरचनात्मक जीन हो जाएंगे। दो भागों में बटा था, इधर कंट्रोल जीन ये हो जाएंगे और इधर वाले क्या हो जाएंगे कि संरचनात्मक जीन हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बैठता है, ये यहाँ पर बताया गया है कि जब पोषण माध्यम में लैक्टोज होता है तो जीन सक्रिय होता है, और जब पोषण माध्यम में लैक्टोज नहीं होता तो जीन निष्क्रिय। इस तरह से दो इसमें कॉन्सेप्ट हो गए, यानी कि दो चीजें हो गई। एक तो जब पोषण माध्यम में लैक्टोज है तो उसको स्विच ऑन कहा जाता है, स्विच ऑन, और दूसरा क्या हो गया, दूसरी स्थिति क्या हो गई, जब पोषण माध्यम में लैक्टोज नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, स्विच ऑफ कहेंगे, स्विच ऑफ। जब लैक्टोज एब्सेंस है या लैक्टोज नहीं है, यानी स्विच ऑफ वाली स्थिति देखते हैं, तो यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब आकर बैठता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बैठता है तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि एमआरएनए का निर्माण करेगा, यानी आरएनए बनना शुरू होगा, और ये कैसा होगा, रिप्रेसर होगा, यानी कि दमनकारी होगा, दमनकारी। रिप्रेसर का क्या मतलब है, दमनकारी एमआरएनए होगा, चाहे रिप्रेसर एमआरएनए लिखो चाहे दमनकारी एमआरएनए लिखो। अब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से एमआरएनए या आरएनए बन गया, और इसके बाद अब ट्रांसलेशन होगा, तो यहां हुआ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और फिर यहां होगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो यहां प्रोटीन मान लेते हैं, ये प्रोटीन बन गई, और ये प्रोटीन कैसी है, तो रिप्रेशर प्रोटीन है, एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन है, कह लीजिए एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन हो गई है, एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन बन गई है। अब यह प्रोटीन क्या करेगी कि यहां से उठकर यहां पर आ जाएगी, यानी जब प्रोटीन यहां से जुड़ जाएगी, क्योंकि लैक्टोज एब्सेंस है, लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यह प्रोटीन क्या करेगी कि ऑपरेटर जीन से जुड़ जाएगी, ये प्रोटीन यहां ऑपरेटर जीन से जुड़ जाएगी क्योंकि लैक्टोज एब्सेंस है, प्रेजेंट नहीं है। और जब यहां जुड़ जाएगी तो अब प्रोटीन यहां जुड़ी है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है यहां आगे नहीं जुड़ पाएगा, प्रोटीन यहां जुड़ गई है तो ये आरएनए पॉलीमरेज को यहां से जुड़ने नहीं देगी, और जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां नहीं जुड़ेगा तो अनुलेखन नहीं होगा या ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, और अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन या अनुवादन ना होने से क्या होगा कि प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। देखिए पहली स्थिति में क्या हुआ कि पहली स्थिति में स्विच ऑफ स्थिति में जब लैक्टोज एब्सेंस था, लैक्टोज एब्सेंस होगा, लैक्टोज की अनुपस्थिति होगी, नहीं होगा, तो स्विच ऑफ की स्थिति बनेगी, और स्विच ऑफ की स्थिति में क्या होगा कि लैक्टोज के एब्सेंस में क्या होगा कि जो रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन एक लैक निरोधक प्रोटीन का निर्माण करता है, इस तरह से यानी एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है। यह जो प्रोटीन उत्पन्न हुई है ये 36 अमीनो अम्ल इकाइयों की बनी होती है, 36 अमीनो अम्ल इकाइयों की बनी होती है। यह प्रोटीन क्या करती है, अनुलेखन को रोकती है, आगे अनुलेखन नहीं होने देती है, इसको रोकती है, इस तरह से प्रोटीन आगे नहीं बन पाता है। तो ये हो गया एब्सेंस में। अब देखिए दूसरी स्थिति में जब लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज जब प्रेजेंट है तो ये स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होगा। यहाँ पर फिर से डीएनए खंड हम बना लेते हैं एक, और यहाँ पर प्रमोटर, रेगुलेटर, और इस तरह से सारा कुछ लिख देते हैं जल्दी से, जेड, वाई, ए, ये 3 जीन संरचनात्मक जीन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जब भी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के आने से क्या होगा कि ये आरएनए का निर्माण करेगा, एमआरएनए कह लीजिए, या रिप्रेशर आरएनए, आर लगाया मैंने,
रिप्रेशर आरएनए ही बनाएगा और फिर इससे प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन जब बनेगी तो यहाँ क्या होगा कि प्रोटीन बनने पर चूंकि यहाँ पर लैक्टोज अब प्रेजेंट है, इसलिए ये जो प्रोटीन है यहाँ नहीं जुड़ पाएगी, ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगी। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये प्रमोटर साइट से इनिशिएशन से जुड़ जाएगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये आरएनए का निर्माण करना शुरू कर देगा। इस तरह से यहाँ पर लैक एमआरएनए बन जाएगा, लैक एमआरएनए। और लैक एमआरएनए में देखिए जो जेड है इससे बीटा ग्लैक्टोसिडेज और जो वाई है इससे परमीएज और जो ए है इससे ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम बनेंगे ट्रांसलेशन के द्वारा। यहां हुआ ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना, यहां होगा ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनेगी। तो ये एंजाइम बने, वास्तव में एंजाइम ही प्रोटीन होते हैं। एंजाइम बने तो वास्तव में क्या है, एंजाइम ही वास्तव में प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन बनती है वास्तव में वही एंजाइम होती है। कैसे, देखिए जैसे वो आपको परिकल्पना समझाई थी, 1 जीन एमआरएनए प्रोटीन, और यही प्रोटीन वास्तव में एंजाइम को संश्लेषित करते हैं या एंजाइम बनाते हैं। यानी जब डीएनए से आरएनए बन रहा था और आरएनए से प्रोटीन बन रही थी, तो ये जो प्रोटीन बनी वास्तव में ये प्रोटीन एंजाइम ही होती है। और आपको बता दें, जब ये एंजाइम बनते हैं तो लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज और लैक्टोज में, जिसका बैक्टीरिया पाचन कर लेता है या अपने शरीर में यूज कर लेता है। इस तरह से ये लैकोपेरान हो जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि लैक्टोज प्रेजेंट था, तो लैक्टोज प्रेजेंट होने की स्थिति में या स्विच ऑन की स्थिति में क्या होगा, लैक्टोज प्रेजेंट है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रमोटर के इनिशिएशन साइट से जुड़ जाएगा, और जुड़ करके जो सिस्ट्रान थे, इन सिस्ट्रान से पॉलीसिस्ट्रानिक लैक एमआरएनए का अनुलेखन करेगा, पॉलीसिस्ट्रानिक लैक एमआरएनए का अनुलेखन करेगा। और यह जो एमआरएनए है, यह एमआरएनए लैक्टोज अपचयन के लिए जरूरी 3 एंजाइमों का संश्लेषण करता है। ये एमआरएनए लैक्टोज अपचयन से संबंधित 3 एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम थे, तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज, परमेज और ट्रांस एसिटिलेज, ये 3 एंजाइम का कोडित करता है, 3 एंजाइम को बनाता है। चलिए अब इन सब को एग्जाम में कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी आपको बता देते हैं। ये हेडिंग डालेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जैकब व मोनार्ड ने जीन्स की सक्रियता के नियमन के लिए ओपेरान संकल्पना प्रस्तुत की। इसके लिए इन्हें सन 1965 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर हेडिंग डालेंगे ओपेरान संकल्पना। तो ओपेरान संकल्पना के अनुसार अधिकांश जीनों की सक्रियता का नियमन अनुलेखन स्तर पर प्रेरण या दमन द्वारा होता है। एक ओपेरान किसी उपापचयी क्रिया के लिए जरूरी सभी एंजाइम्स को कोड करने वाली तथा उनका नियमन करने वाली सभी जीन एक समूह के रूप में गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। अतः एक ओपेरान में संरचनात्मक जीन, प्रमोटर जीन तथा ऑपरेटर जीन और नियामक जीन होते हैं। रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन तथा ऑपरेटर जीन को लैक ओपेरान कहा जाता है। ओपेरान बराबर रेगुलेटर जीन प्लस प्रमोटर जीन प्लस ऑपरेटर जीन प्लस संरचनात्मक जीन, इस तरह से जीनों का समूह ही ओपेरान है। मैंने ओपेरान की परिभाषा बताई थी कि ओपेरान पास पास स्थित संरचनात्मक जीनों और उनसे संबंधित कंट्रोल जीनों का एक समूह है जो आवश्यक एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करके कोशिका में कोशिकीय उपापचय का आनुवांशिक रूप से नियमन करता है। फिर ओपेरान मॉडल की संरचना, तो पहली हेडिंग डालेंगे संरचनात्मक जीन। तो संरचनात्मक जीन डीएनए के उन खंडों को निरूपित करते हैं जिन पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश कोडित रहते हैं। इस जीन से एमआरएनए का अनुलिपीकरण होता है जो प्रोटीन बनाने के लिए समय अमीनो अम्लों के अनुक्रम को नियंत्रित करता है।
फिर अगला है कंट्रोल जीन। ये प्रेरण अथवा दमन द्वारा संरचनात्मक जीनों की सक्रियता का नियमन करते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। रेगुलेटर जीन या नियामक जीन भी कहा जाता है। यह जीन एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम संश्लेषित करता है जो दमनकारी की तरह कार्य करता है। रेगुलेटर जीन में एक ऐसे प्रोटीन का संदेश कोडित होता है जो ऑपरेटर जीन से बंध कर उसकी सक्रियता का दमन करता है। फिर लिखेंगे प्रमोटर जीन। यह डीएनए का वह भाग है जहां आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है और संरचनात्मक जीनों के अनुलेखन को शुरू करता है। फिर ऑपरेटर जीन। यह संरचनात्मक जीन से एमआरएनए के अनुलेखन का नियंत्रण करता है। यह जीन संरचनात्मक जीन के पास पाया जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को ओपेरान संकल्पना को समझाया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।